स्वागत है आप सबका। हम कर रहे हैं एनआईएसएम सीरीज 21 ए की तैयारी, जो कि है पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जामिनेशन की तैयारी। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जो कि है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। सो क्वेश्चन नंबर 81, फर्स्ट स्टेप इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ए सिक्योरिटी सिलेक्शन, बी इन्वेस्टर प्रोफाइलिंग, सी मार्केट टाइमिंग या डी ट्रेडिंग। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको स्टार्ट करने के पहले आपको क्लाइंट को समझना पड़ेगा, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी क्लाइंट प्रोफाइलिंग। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टर प्रोफाइलिंग। Question number 82. Asset allocation refers to A. Buying stocks only, B. Distribution across asset classes, सी बॉन्ड ट्रेडिंग या डी टैक्स प्लानिंग। तो देखिए ऑप्शन को समझिएगा। टैक्स प्लानिंग टैक्स की बात कर रहा है, एसेट एलोकेशन की कहानी नहीं है। बॉन्ड ट्रेडिंग बॉन्ड में ट्रेडिंग की बात कर रहा है, एसेट को फैलाने की बात नहीं है, एलोकेट करने की बात नहीं है। सिर्फ स्टॉक खरीदने एक एसेट क्लास होता है, मल्टीपल एसेट क्लास नहीं होती। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एसेट क्लासेस। अलग अलग एसेट क्लासेस के बीच में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अपने इन्वेस्टमेंट को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एसेट क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 83, डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स रिड्यूस ए सिस्टमैटिक रिस्क, बी अनसिस्टमैटिक रिस्क, सी मार्केट रिस्क या डी इन्फ्लेशन रिस्क। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, अनसिस्टमैटिक रिस्क। देखिए मैंने आपको ये पहले भी बोला है, मैं वापस से कह रहा हूं। जब कोविड आता है, जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, बड़ा रिसेशनरी क्राइसिस आता है, या अभी जैसे आपने वॉर वाली सिचुएशन देखी, तो उस समय क्या होता है, आपका सिस्टमैटिक रिस्क आ जाता है मार्केट में। आप एक स्टॉक खरीदो चाहे 100 स्टॉक खरीदो, आप एक म्यूचुअल फंड में रखो चाहे 100 म्यूचुअल फंड में रखो, अलग अलग एसेट क्लासेस में रखो, सारी की सारी चीजें एक साथ गिरती हैं। वो होता है सिस्टमैटिक रिस्क, जो डाइवर्सिफिकेशन से आप बच नहीं सकते हो। ठीक है। अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है जो स्पेसिफिक कंपनी का हो, सपोज एचडीएफसी का भी इशू आया, कुछ दिनों पहले इंडसइंड बैंक का इशू आया था। किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी का इशू आएगा और आपने एक ही स्टॉक लेके रखा हुआ है तो आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आपने अलग अलग स्टॉक्स लेके रखे हैं, डाइवर्सिफाई करके रखा है, या अलग अलग एसेट क्लासेस लेके रखे हैं, और इक्विटी में प्रॉब्लम आया लेकिन कमोडिटी चल रहा है, तो वो होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सो डाइवर्सिफिकेशन आपको इस तरीके के रिस्क से बचाता है, जिसे हम कहते हैं unsystematic risk. So the correct answer is diversification helps reduce D, unsystematic risk. Question Question number 84, portfolio rebalancing means। देखिए एक होता है पोर्टफोलियो को चेंज करना, जहां पर आप अंडरवेट ओवरवेट होते हो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे। अगर आपने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करके रखे हैं, आप कम करना चाहते हो, या कम लगा के रखे हैं ज्यादा करना चाहते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहां पर बात कर रहे हैं रीबैलेंस। मतलब पहले ये बैलेंस में था, फिर ये बैलेंस इसका डगमगाया। अब क्योंकि इसका बैलेंस डगमगा गया है, तो हमें हमें इसको वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा, रीबैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि सपोज आपका पोर्टफोलियो 100 रुपए का था, 50 रुपए आपने इक्विटी में रखे थे, 50 रुपए आपने डेट में रखे थे। अभी क्या हो गया, आपका ये पोर्टफोलियो 110 का हो गया। कैसे हो गया 110 का? क्योंकि इक्विटी ने 20% रिटर्न दिया, और ये अभी 60 रुपीज का इक्विटी हो गया अपने आप, है ना। आपने कुछ खरीदा नहीं है, अपने आप जो पहले खरीदा हुआ तो वही। और सपोज ये 60 का 50 का 50 रहता है सपोज। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये भी मूव करता है, बट ये वहीं का वहीं है सपोज। अब आप अगर देखोगे तो अब आपके 110 रुपए के पोर्टफोलियो में 60 इक्विटी है, लेकिन आपको चाहिए था 50-50 इक्विटी। ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विटी को सेल करना पड़ेगा। इसको 60 को आपको 55 बनाना पड़ेगा। और ये 5 आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर दोगे, डेट में। तो ये 55 और 55 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका रीबैलेंसिंग, पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग। जैसे ही आप ये करोगे तो आप रीस्टोर कर दोगे अपने ओरिजिनल एसेट एलोकेशन को, जो कि था 50-50। या ये भी हो सकता है कि आप 10 रुपए का प्रॉफिट लेकर बाहर निकल कर आ जाओ 10 रुपए से, तो अब वापिस से इक्विटी 50 का हो गया।
वट एवर, बट रीस्टोर करोगे ओरिजिनल रेशियो 50-50 का। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, रीस्टोरिंग ओरिजिनल एसेट एलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 85, को रिलेशन मेजर्स, को रिलेशन किसको मेजर करता है? ए रिटर्न लेवल, बी रिलेशनशिप बिटवीन एसेट रिटर्न्स, सी टैक्स रेट, या डी इंटरेस्ट रेट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलेशनशिप बिटवीन एसेट रिटर्न्स, उसी को आप को रिलेट करते हो। तो दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम को एक बार में क्लियर करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो हमने 500 क्वेश्चन का एमसीक्यू का, कोई ज्ञान नहीं, 500 क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज, जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो 500 एमसीक्यू का एक कोर्स हमने लॉन्च करके रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में आप कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो ये जो 120 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 10-10 क्वेश्चन करके, 12 अलग अलग चैप्टर्स के, तो वो एक बार में आप रियल फील देना चाहते हो तो उसका भी एक हमने लिंक बनाया हुआ है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी तो आपका प्लेलिस्ट में 120 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मेरी तरफ से मिल ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एसेट हेल्प्स ए इंक्रीज वोलेटिलिटी, रिड्यूस्ड पोर्टफोलियो रिस्क, सी इंक्रीज टैक्स, या डी रिड्यूस डाइवर्सिफिकेशन। नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी इस एसेट का दूसरे एसेट के साथ में पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है, मतलब एक साथ अप डाउन नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो रिस्क कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, रिड्यूसेस पोर्टफोलियो रिस्क। Question number 87, strategic asset allocation focuses on long-term allocation, B intraday trading, C speculation, या D arbitrage। तो correct answer will be long-term allocation। Question number 88, tactical asset allocation focuses on short-term opportunities, fixed allocation, टैक्स सेविंग, या बॉन्ड मैच्योरिटी। सो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या करता है, जो शॉर्ट टर्म में जिस जगह पे फायदा होने वाला है, अपने एसेट एलोकेशन को उस तरफ में भेज देता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए पर्पस सर्व नहीं करता, ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करने का तरीका होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज। Question number 89, portfolio optimization aims at A, maximize return of a given risk for a given risk, B, minimize return, avoid diversification, eliminate market risk। So the correct answer is to maximize return, क्योंकि देखिए ऑप्टिमाइजेशन दे रहा है ना, तो किसी ना किसी चीज को वो मैक्सिमाइज करेगा। तो मिनिमाइज रिटर्न हो नहीं सकता, डाइवर्सिफिकेशन अवॉइड करना मैक्सिमाइजेशन नहीं है, इलिमिनेट मार्केट रिस्क मैक्सिमाइजेशन नहीं है। तो ऑप्टिमाइजेशन वर्ड को आपने पकड़ा, एंड इधर आपके दिमाग में आना चाहिए मैक्सिमाइजेशन समवेयर, राइट। तो ये करेक्ट आंसर है, ऐसा नहीं कि हमने तुक्का लगाया है या गेस किया है, ये हमको पता होना चाहिए कि ये मैक्सिमाइज करने का चीज होता है, रिटर्न करने का। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, सपोज इस क्वेश्चन की आपने तैयारी नहीं किया, फंस गए हो, तो वहां पर आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 90, एफिशिएंट पोर्टफोलियो लाइज ऑन ए सिक्योरिटी मार्केट लाइन, एफिशिएंट फ्रंटियर, डिमांड कर्व, या सप्लाई कर्व। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एफिशिएंट फ्रंटियर। तो अगर अभी तक आप यहां पर आ चुके हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अपने चाहने वालों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सीरीज का फायदा उठा सके।